जय श्री राम। मैं गिरधारीलाल शर्मा रॉयल करियर एकेडमी परमसर की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी विद्यार्थियों की मांग पर आज हमने आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की है। राजस्थान का भूगोल हम पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान का इतिहास आज से शुरू कर रहे हैं। हालांकि बहुत लंबा कोर्स है राजस्थान का इतिहास, लेकिन हम धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जितना मैं जानता हूँ, जितना गुरुजनों से सीखा है, आप सभी लोगों को बताने की मैं कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ आप इससे जरूर लाभ लेंगे। सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी इस आधुनिक तरीके के स्टडी में, क्योंकि अब तक हम परंपरागत तरीके से ही पढ़ते आए हैं और रूबरू होकर के पढ़ते आए हैं, जहाँ सवाल जवाब होते रहे हैं और आपकी शंकाओं का समाधान हाथों हाथ होता रहा है। हो सकता है कुछ आपके ऐसे सवाल हो जो आपके जहन में आए और आप उसी समय पूछना चाहें और पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम एक दूसरे के सामने है ही नहीं तो आप कैसे अपनी जिज्ञासा हमारे सामने उजागर कर पाएंगे और हम आपको कैसे बता पाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं और अगले दिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर में दे पाऊँ। तो आज हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास का अध्ययन शुरू करें, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सिलसिलेवार रूप से राजस्थान के इतिहास को लिखा। ऐसा नहीं है कि कर्नल टॉड से पहले राजस्थान में इतिहास नहीं लिखा जाता था। इससे पहले भी बहुत सारे इतिहासकारों ने बिरदावलियों में, ख्यातों में अलग अलग राजवंशों का, रजवाड़ों का और रियासतों का इतिहास लिखा, लेकिन संपूर्ण राजस्थान का सिलसिलेवार इतिहास लिखने में पहला प्रयास कर्नल जेम्स टॉड ने किया। इसलिए कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। सवाल यह है, कर्नल टॉड कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास के जनक। कर्नल टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे और मेवाड़ रियासत में रेजिडेंट थे। इनको राजस्थान के इतिहास में काफी रुचि थी, इसलिए इन्होंने स्थानीय इतिहासकारों, पंडितों, संस्कृतज्ञों और पिंगल को जानने वाले लोगों को बुला करके उनके सहयोग से राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। इन्होंने अपना ग्रंथ एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ रायथन, जो 1829 में प्रकाशित हुआ, उसमें राजस्थान के इतिहास को लिखा और उसके बाद में उसका अनुवाद इतिहासकारों ने, आधुनिक इतिहासकारों ने किया और उसमें कई सुधार भी किए। आज हम राजस्थान का सिलसिलेवार इतिहास पढ़े तो इतिहास शुरुआत से, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ तब से हम शुरू करेंगे। शुरुआती टॉपिक थोड़े जटिल होंगे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतिहास अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसको समझने में थोड़ी दिक्कतें आती है। और प्राचीनतम इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास में साक्ष्यों के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य ही होते हैं, वहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य नहीं होते हैं। इसलिए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें प्राचीन राजस्थान के इतिहास का विश्लेषण करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य कब और किसने शुरू किया।
तो राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर ACL कार्लाइल, सर ACL कार्लाइल ने सन 1871 ईस्वी में राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। बाद में राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन 1902 में सर जॉन मार्शल ने किया। मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का शुरू करने का श्रेय जो है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है, जिन्होंने 1861 ईस्वी में ये कार्य किया था। अब आते हैं हम राजस्थान के इतिहास पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, शुरुआत से पाषाण काल से लेकर के हम राजस्थान के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम सभ्यताओं को तो पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों में सभ्यताएं दी हुई होती है, क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन समस्या विद्यार्थियों के साथ में ये आती है कि कौन सी सभ्यता किस काल की है, उसका काल कौन सा रहा है। तो सबसे पहले हम इन सभ्यताओं का वर्गीकरण करेंगे और इस वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि कौन सी सभ्यता पाषाण काल की है, कौन सी ताम्र पाषाण काल की है, कौन सी ताम्रयुगीन है, कौन सी लोहयुगीन सभ्यता है। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को सिलसिलेवार तरीके से लिख लें अपनी नोटबुक में, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, ये वो काल है जो आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व से पहले रहा था। 10,000 ईसा पूर्व से पहले ही राजस्थान में मानव सभ्यता का उदय हो चुका था और यहाँ मानव निवास करता था। इस बात के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, अनेक स्थलों से मिले हैं और इन स्थलों में जो प्रमुख स्थल जो अब तक पुरातत्व विभाग द्वारा खोज लिए गए हैं उनमें पुरापाषाणकालीन स्थलों को यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले यह जानना है कि पुरापाषाण काल में मानव का आग से परिचय हो चुका था। मानव आग से परिचित हो चुका था, लेकिन अभी तक वो आंखें टक था, भोजन संग्रह करता था और अपनी उदर पूर्ति करता था। उसने स्थायी निवास नहीं बनाया था। तो पुरापाषाणकालीन स्थलों में राजस्थान में सबसे प्राचीन स्थल है नागौर जिले में डीडवाना। एक बार फिर बोल रहा हूँ, नागौर जिले में डीडवाना राजस्थान का प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा नागौर में ही जाए, यानी कि डीडवाना और जाए नागौर में, विराटनगर जयपुर में, भानगढ़ अलवर में, ये वही भानगढ़ है जो अपने भूतिया किले के लिए प्रसिद्ध है, इंद्रगढ़ कोटा में और दर भरतपुर में। ये सभी पुरापाषाणकालीन स्थल है। पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, ये वो काल है जब मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया और वो पशुपालक बन गया था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में बागोर से मिले हैं, ये भीलवाड़ा जिले में है। इसके अलावा जो मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है उनमें बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, विराटनगर, जयपुर, ये 3 स्थल है जो मध्य पाषाण काल के स्थल के रूप में चिन्हित किए गए। मध्य पाषाण काल के बाद में नवपाषाण काल, ये वो काल जब मानव ने पहिए का आविष्कार कर दिया, यानी चाक का आविष्कार कर दिया। वो चाक जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है, उस चाक का आविष्कार कर दिया था। नवपाषाणकालीन स्थल राजस्थान में आहट, उदयपुर में, गिलोन, राजसमंद में और कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। ध्यान रखें, बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहां सतत जीवन चला, लगातार जीवन चला, यानी कि वो स्थल पुरापाषाण काल में भी थे और नवपाषाण काल में भी है और मध्य पाषाण काल में भी है
और बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जिनमें एक काल की सभ्यता ही दृष्टिगोचर हुई। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। नवपाषाण काल के बाद में ताम्रपाषाण काल, ये वो काल है जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबा धातु का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा है। पत्थरों के बाद तांबे का उपयोग शुरू हुआ। ये वो काल था जब पत्थर और तांबे के औजार साथ साथ मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में बागोर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बालाथल और आहट दोनों उदयपुर जिले में है, गिलू राजसमंद जिले में और कालीगंगा हनुमानगढ़ जिले में। कालीगंगा सिंधु सभ्यता का स्थल है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ध्यान रहे, कालीगंगा जो पुरातात्विक स्थल है यह सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी अस्तित्व में था, यानी पूर्व हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं, यानी कि ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य यहाँ पर मिले। इसके बाद में ताम्रयुगीन स्थल, जब मानव ने पूरी तरह से तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये सूची बहुत लंबी है। राजस्थान में बहुत सारे स्थल है जहाँ से तांबे के साक्ष्य मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के बर्तन मिले हैं। और इन ताम्रयुगीन स्थलों में सबसे पहले गणेश्वर सीकर जिले में है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, डूंगरपुर जिले में गणेश्वर धाम जो सोम, वायु और जाखम नदियों के संगम पर है, ये ताम्रकालीन स्थल है। नंदलालपुरा, किराड़ो और चीतवाड़ी, ये तीनों स्थल जयपुर जिले में है। नंदलालपुरा, किराड़ो और चीतवाड़ी तीनों ही स्थल जयपुर में है। इसके अलावा सावनिया और पुंगल ये बीकानेर जिले में है। बूढ़ा पुष्कर या पुष्कर अजमेर में, कुराड़ा परबसर तहसील में नागौर जिले में, पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, पलाना जालौर में। ध्यान रहे, एक पलाना बीकानेर में भी है। यहाँ मैं जिस पलाना की बात कर रहा हूँ वो जालौर जिले में है। कोल माहौली सवाई माधोपुर जिले में, कोल माहौली सवाई माधोपुर जिले में, और मल्लाह है भरतपुर में। ये तमाम स्थल ताम्रयुगीन स्थल है जहां से तांबे के औजार और बर्तन मिले हैं। आज हम इनको वर्गीकृत रूप में पढ़ रहे हैं, यानी कि कौन सा स्थल किस काल से संबंधित है। इसके बाद में हम इस एक सभ्यता का, जैसे गणेश्वर का, बालाथल का, गणेश्वर का, आहट का, बागोर का, कालीगंगा का, एक का डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिनमें पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब अगला है लोहयुगीन स्थल। लोहयुगीन स्थलों में सबसे पहले नौह भरतपुर जिले में, विराटनगर, जोधपुरा और शाम, ये तीनों स्थल जयपुर जिले में है। ध्यान रहे, यह जोधपुरा है न कि जोधपुरिया है। ध्यान रहे, जोधपुरिया मैं यहां लिख रहा हूं ताकि सबके समझ में आए। जोधपुरिया, ये देवधाम जोधपुरिया है। देवनारायण भगवान का एक प्रमुख स्थल है देवधाम जोधपुरिया। यह टोंक जिले में है। ध्यान रहे, देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में है। और हम यहाँ जिस जोधपुरा की बात कर रहे हैं ये जयपुर जिले में है। इसके अलावा सामर भी जयपुर जिले में है। सुनारी झुंझुनू जिले में, रेड और नगर ये टोंक जिले में है जो लोहयुगीन स्थल है। और रेड इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। वर्तमान में टाटा नगर जमशेदपुर को कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड को कहा जाता है। भीलमाल जालौर जिले में, नगरी का दूसरा नाम मध्यमिका या मजमिका भी मिलेगा आपको, चित्तौड़ जिले में। चक 84 या चक 84 और तरखान वाला, ये दोनों स्थल श्री गंगानगर जिले में है। तो ये तमाम स्थल
9 भरतपुर, विराटनगर, जोधपुर और सांबर जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रेड और नगर टोंक, बीनवा जालोर, नगरी चित्तौड़, चक, चौरासी और तरखानवाला, ये श्रीगंगानगर में स्थित सभी लोह युगीन पुरातात्विक स्थल है। तो आज हमने राजस्थान में स्थित उन तमाम पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये राजस्थान में जो पुरातात्विक स्थल है इनका वर्गीकरण कर दिया गया है। आप इनको दो तरीके से समझे, प्रश्न दो प्रकार से आते हैं। एक तो सभ्यता का स्थल जो है वो किस युग से है, यानी पाषाणकालीन है या ताम्रपाषाणकालीन है या ताम्रयुगीन है या लोह युगीन है, इसलिए ये वर्गीकरण किया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और दूसरी बात, जिलेवार इसलिए लिखवाया क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है जिसमें केवल जिला पूछा जाता है कि दर किस जिले में है या रेट किस जिले में है। अब कल हम इन स्थलों को बारी बारी से एक एक स्थल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फजूल नहीं, आवश्यकता के अनुसार। मैं बहुत कम फोन का इस्तेमाल करता हूं और मेरे नंबर नीचे सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों के पास पहले से मेरे नंबर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना के वीडियो जो भी अपलोड किए जाए हाथों हाथ मिलते जाए। धन्यवाद। एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद।